Arey, people call me Amitabh Bachchan and Gangubai. Oh, wow. The biggest misconception is that all my movies just placed and presented to me on a silver platter because I asked for it. And I've said this to her also. It's fantastic for you with the kind of support that Karan has given to her from the beginning. And to have that kind of an establishment with you is very comforting. Great opportunities which are virtually there literally on her lap. And she smiles, so kudos. ऑल राइट। सो जब हम आलिया भट्ट की बात करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक केपेबल और एक अच्छे एक्टर हैं। हाईवे, उड़ता पंजाब, राजी और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी मूवीज़ में उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल से लोगों को इम्प्रेस किया है और वो खुद को बाकी स्टार किड से अलग स्टैंड आउट कराने में भी सक्सेसफुल रही हैं। पर जब किसी के पास नेपोटिज्म की सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो तो उसकी सक्सेस के पीछे का सच सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होता है। पिछले कुछ सालों में आलिया भट्ट की इमेज एक स्वीट और इनोसेंट लड़की की बनाई गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी करियर की डार्क रियलिटीज़, उनकी इनसिक्योरिटीज़ और उनका अपॉर्चुनिस्टिक नेचर लोगों के सामने आ रहा है। आलिया भट्ट का करियर सिर्फ उनकी एक्टिंग पर नहीं टिका है, बल्कि इसके पीछे करण जौहर का मैसिव यूज, दूसरी हीरोइंस के रोल्स की लॉबिंग, डायरेक्टर्स को इमोशनली मैनिपुलेट करना और अपने को स्टार्स के सीन को कटवाना, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। लेकिन अब करण जौहर का डोमिनेंस बॉलीवुड में पहले जैसा नहीं रहा है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आलिया भट्ट के डाउनफॉल से दिखना स्टार्ट हो चुका है। सो आइए इस वीडियो में हम डिटेल में आलिया भट्ट के करियर को डाइसेक्ट करेंगे और उनके सक्सेसफुल करियर की डार्क रियलिटी को एक्सपोज करेंगे। आलिया भट्ट का डेब्यू स्टूडेंट ऑफ द ईयर से हुआ था, जो करण जौहर ने डायरेक्ट की थी। इन स्टार्टिंग से ही करण जौहर ने आलिया को ब्लाइंडली सपोर्ट किया है और उन्हें इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुपरस्टार बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। लेकिन बात सिर्फ सपोर्ट तक नहीं रुकी। आलिया ने कंसिस्टेंटली अपने पावर और करण जौहर के कनेक्शंस का यूज करके दूसरी डिजर्विंग एक्ट्रेसेस को मूवी से रिप्लेस करवाया है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल डियर जिंदगी का है। इस मूवी की डायरेक्टर गौरी शिंदे ने ये रोल ओरिजिनली कैटरीना कैफ को ध्यान में रखकर लिखा था। कैटरीना ऑलमोस्ट फाइनल भी थी, लेकिन अचानक से करण जौहर और शाहरुख खान ने इंटरवीन किया और गौरी शिंदे को कन्विंस किया कि इस रोल के लिए आलिया भट्ट ज़्यादा सुटेबल रहेंगी। एंड एक डायरेक्टर इतने बड़े पावर हाउसेस को कैसे मना कर सकती थी। एंड नतीजा ये हुआ कि कैटरीना के हाथों से ये मूवी निकल गई और आलिया ने उनको रिप्लेस कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, उड़ता पंजाब में भी एक बिहारी माइग्रेंट का रोल पहले परिणीति चोपड़ा को ऑफर हुआ था। उस टाइम पर परिणीति और आलिया के बीच एक तगड़ा कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि दोनों ने काइंड ऑफ एक ही टाइम पर डेब्यू किया था। बट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री इनसाइडर्स, आलिया और करण ने अपने कॉन्टेक्ट्स यूज करके परिणीति को इस प्रोजेक्ट से बाहर करवा दिया था। एंड कलंक मूवी के टाइम पर तो आलिया ने हद ही कर दी थी। उन्होंने खुद डायरेक्टर अभिषेक वर्मन और करण जौहर को कॉल करके इमोशनली ब्लैकमेल किया और कहा कि आई विल बी रियली अपसेट अगर तुम मुझे इस फिल्म में नहीं लोगे तो। For Kalank, I made a call to a director. I called him up and I called Karan up and I said, listen, I just want you to know that I will be really upset if you don't take me in this film. Okay. Like, I really want to be a part of this film. So he was like, I know. ये सारी बातें क्लियरली दिखाती हैं कि आलिया ने फेयर कंपटीशन से ज़्यादा लॉबिंग पर भरोसा किया है। हाल ही में आई मूवी जिगरा के टाइम पर भी यही हुआ था। डायरेक्टर वासन बाला ने एक बेसिक स्क्रिप्ट करण जौहर के पास भेजी थी एंड करण जौहर ने बिना डायरेक्टर से डिस्कस किए हुए वो स्क्रिप्ट डायरेक्ट आलिया भट्ट को भेज दी और उन्हें मूवी के लिए लॉक कर दिया। वासन बाला इस बात से काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्क्रिप्ट को अभी और रिफाइन करने की ज़रूरत है। पर जब तक उन्हें कुछ समझ आता, आलिया ऑलरेडी इस फिल्म की लीड बन चुकी थी। इसके अलावा आलिया भट्ट की एक और स्ट्रैटेजी रही है, डायरेक्टर्स को इमोशनली मैनिपुलेट करके रोल्स लेना। हाईवे मूवी, जो कि उनके करियर की टर्निंग पॉइंट थी, उसमें डायरेक्टर इम्तियाज़ अली किसी ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे जिसकी एज अराउंड 30 के आसपास हो, ताकि रणदीप हुडा के साथ उनकी पेयरिंग अजीब ना लगे। लेकिन आलिया और उनकी मां सोनी राजदान ने इम्तियाज़ अली पर प्रेशर डाला एंड आलिया ने लिटरली उनसे रिक्वेस्ट की और ये रोल फाइनली अपने नाम कर लिया। एंड संजय लीला भंसाली के साथ भी उनका यही ड्रामा चला। पहले भंसाली आलिया और सलमान खान को लेकर इंशाअल्लाह नाम की एक मूवी बनाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वो फिल्म शेल्व हो गई, जिसके बाद आलिया ने काफ़ी रोना धोना किया, खुद को कमरे में बंद कर लिया और भंसाली के सामने इतना इमोशनल ड्रामा क्रिएट किया कि तंग आकर भंसाली ने उन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी ऑफर कर दी और अब वही भंसाली उन्हें लव एंड वॉर में भी कास्ट कर चुके हैं। एसएस राजामौली के साथ भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था। आलिया भट्ट खुद एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि वो राजामौली से एक एयरपोर्ट पर रैंडमली मिली थी और उन्होंने उनसे बेग किया था कि वो उनकी किसी भी मूवी में कोई भी रोल करना चाहती हैं। इस तरह से उन्हें RRR में एक छोटा सा रोल मिला था। I bumped into Rajamouli sir at the airport. He was just coming back from something and I was going to Hyderabad for a shoot and I said, sir, I want to work with you. And he said, you know, he was very gracious and said, yes, I would love to work with you as well. इसके बाद उनकी PR टीम ने उन्हें ऐसे प्रमोट किया जैसे RRR पूरी तरीके से आलिया भट्ट की ही मूवी हो।
इसके अलावा आलिया भट्ट पर शुरू से ही फेक पीआर और अवार्ड्स खरीदने के एलिगेशंस लगते आए हैं, लेकिन हाल ही में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स ने इस आग में घी डालने का काम किया था। पिछले 3 सालों से लगातार आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीत रही हैं। 23 में गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, 24 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए और 2025 में जिगरा के लिए। दिलीप कुमार के बाद किसी ने भी लगातार 3 साल बेस्ट एक्ट्रेस या एक्ट्रेस का अवार्ड नहीं जीता था। लोगों का क्वेश्चन ये है कि जब पिछले साल दूसरी एक्ट्रेसेस जिनको कि क्रिटिकली अक्लेम मिला था, उनको ये कहकर अवार्ड नहीं दिया गया कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी, तो इस साल आलिया भट्ट को जिगरा के लिए अवार्ड कैसे मिल गया? जिगरा एक डिजास्टर मूवी थी जिसका बजट अराउंड 100 करोड़ था और उसने बॉक्स ऑफिस पर अराउंड 30 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था। फिर भी आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दे दिया गया। जबकि इसी साल आर्टिकल 370 में यामी गौतम, स्त्री 2 में श्रद्धा कपूर और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में कृति सनोन जैसी एक्ट्रेसेस ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, एंड विद गुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू। एंड लोग इसे ओपन बाइस्ड और पेड अवार्ड बता रहे हैं, जो कि दिखाता है कि बॉलीवुड का सिस्टम किस तरह से आलिया के फेवर में रिग्ड है। एंड पहले जहां आलिया करण जौहर की हेल्प से दूसरी एक्ट्रेसेस को रिप्लेस कर देती थी, वहीं अब टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि विद द टाइम अब करण जौहर का इन्फ्लुएंस कमज़ोर पड़ता जा रहा है। उनके प्रोडक्शन हाउस धर्मा को भी लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं और उन्होंने अपना 50% स्टेक भी बेच दिया है। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द डाउनफॉल ऑफ करण जौहर एंड धर्मा, then go through this particular video. The link is in description and on the end screen. So coming back to the video, so इसका असर डायरेक्टली आलिया भट्ट के करियर पर पड़ रहा है। रणवीर सिंह की आने वाली ज़ॉम्बी एक्शन थ्रिलर मूवी प्रलय का केस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कुछ महीनों से आलिया की पीआर टीम ये फेक नैरेटिव सेट कर रही है कि प्रलय के मेकर्स ने आलिया को लीड रोल के लिए अप्रोच किया है, लेकिन रियलिटी चेक तब मिला जब मेकर्स ने ऑफिशियली मलयालम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन को इस रोल के लिए लॉक कर दिया। एक इनसाइडर ट्वीट ने तो यहाँ तक एक्सपोज कर दिया कि आलिया को इस मूवी के लिए कभी कंसिडर ही नहीं किया गया था। कल्याणी शुरू से ही मेकर्स की फर्स्ट चॉइस थी और उनसे पिछले 3-4 महीने से बात भी चल रही थी, विच क्लियरली शोज कि अब आलिया की लॉबिंग टैक्टिक्स हर जगह काम नहीं आ रही हैं एंड बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट आलिया भट्ट का नेचर हमेशा से ही अपॉर्चुनिस्टिक रहा है। वो हमेशा उनके पास जाती हैं जो सक्सेस की पीक पर होते हैं। जब श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी, तब आलिया अचानक से मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस के बाहर स्पॉट की गई, जैसे वो वहाँ से कोई बड़ा हॉरर कॉमेडी प्रोजेक्ट लेना चाहती हों। एंड सबसे अजीब तब हुआ जब आलिया और करण सडनली यामी गौतम के फैन बन गए। नेटफ्लिक्स पर आई यामी गौतम की फिल्म हक की आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर जमकर तारीफ की और यामी को उसने वन ऑफ द टॉप फीमेल परफॉर्मेंसेज ऑफ ऑल टाइम बता दिया। उसने यहाँ तक लिखा कि उसने यामी को फ़ोन करके पर्सनल अप्रिसिएशन भी दिया है। एंड लोगों को ये समझने में देर नहीं लगी कि इस सडनली उमड़े प्यार के पीछे का असली रीज़न क्या है। असल में यामी गौतम के हस्बैंड आदित्य धर ने हाल ही में धुरंधर जैसी एक ब्लॉकबस्टर मूवी को डायरेक्ट किया है, एंड ऐसा लग रहा है कि आलिया अब आने वाले समय में आदित्य धर के किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर रही हैं। एंड उनका ये बिहेवियर लोगों को काफ़ी फेक और अपॉर्चुनिस्टिक लग रहा है। एंड एक्टिंग फ्रंट पर भी आलिया भट्ट के लिए चीज़ें अब उतनी आसान नहीं लग रही हैं। वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स की फीमेल सेंट्रिक फिल्म अल्फा, जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ हैं, वो अब रिलीजिंग ट्रबल्स झेल रही है। मूवी को ओरिजिनली दिसंबर 2025 में आना था, पर इसको डिले करके अप्रैल 2026 कर दिया गया है। इसी बीच कुछ रूमर्स आने लगे कि वाईआरएफ अल्फा को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज करने का प्लान कर रही है। कहा गया है कि नेटफ्लिक्स ने वाईआरएफ को 215 करोड़ का ऑफर दिया है। हालांकि वाईआरएफ ने ऑफिशियली इन रूमर्स को डिनाई कर दिया है और कहा है कि मूवी थिएटर्स में ही आएगी, लेकिन इस न्यूज़ ने मार्केट में एक नेगेटिव नैरेटिव सेट कर दिया है कि मेकर्स को आलिया की बॉक्स ऑफिस पुलिंग पावर्स पर अब भरोसा नहीं रह गया है, वो भी स्पेशली अब जब उनकी रीसेंट सोलो फिल्म जिगरा फ्लॉप हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर भी डिलेस का शिकार हो रही है। भंसाली अपने परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं और इसी चक्कर में जो शूट 120 डेज में खत्म होना था, वो 175 डेज क्रॉस कर चुका है और अभी भी कम से कम 2 महीने का शूट बाकी है। इस डिले की वजह से मूवी का बजट 350 करोड़ से बढ़कर 425 करोड़ तक पहुंच गया है। एंड ये मूवी संजय लीला भंसाली के करियर की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव मूवी बन चुकी है। एंड अगर इस मूवी को हिट होना है तो उसको अराउंड 800 टू 850 करोड़ का बिजनेस करना होगा, जो कि आज के वोलाटाइल बॉक्स ऑफिस सिनेरियो में एक बहुत बड़ा रिस्क है। एंड अब बात करते हैं आलिया के इनसिक्योर और टॉक्सिक बिहेवियर की। सो आलिया भट्ट की इमेज को सबसे ज़्यादा नुकसान उनके को स्टार्स के आने वाले स्टेटमेंट्स और पुराने वीडियोस ने पहुंचाया है।
आलिया का बिहेवियर अपने फेलो एक्टर्स के साथ काफ़ी इनसिक्योर और डोमिनेंट रहा है। वरुण धवन जो कि उनके क्लोज फ्रेंड माने जाते हैं, उन्होंने भी चैट शोज पर इन बातों को इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया है। वरुण ने बताया कि कैसे आलिया सेट पर टेंट्रम्स थ्रो करती हैं। अगर कोई एक्टर आने में लेट हो जाए तो वो इसे बड़ा इशू बना देती हैं, लेकिन खुद लेट आने पर चाहती हैं कि बाकी सारे एक्टर्स एडजस्ट करें। वरुण ने ये भी एक्सपोज किया कि अगर डायरेक्टर किसी और एक्टर को कोई ज़्यादा अटेंशन देता है तो आलिया इससे जलने लगती हैं और मूड स्विंग्स दिखाती हैं। एक बार तो गुस्से में आलिया ने वरुण के हाथ पर स्क्रैच भी कर दिया था। वहीं लेट एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने भी कॉमेडी नाइट विद कपिल में मजाक मजाक में एक बड़ा सच बोला था। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के टाइम पर सिद्धार्थ और वरुण का एक बहुत ही अच्छा सीन शूट हुआ था, जो कि आलिया को भी काफी पसंद आया था, लेकिन बाद में आलिया ने मेक श्योर किया कि वो सीन मूवी से कट कर दिया जाए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस सीन में आलिया नहीं थी। I didn't want to say it, I didn't want to tell you because obviously आप इनको अपनी बेटी मानती हो, पर मानती नहीं मानते हो, पर बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया है इन्होंने करण। ये मैं कतई बिलीव नहीं कर सकता। नहीं अच्छा, अब मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। मेरा और वरुण का एक बहुत ही अच्छा सीन था मूवी में जिसमें आलिया नहीं है। तो आलिया ने वो सीन देखा, उसे बहुत अच्छा लगा, एंड देन उसका प्रॉब्लम था कि वो सीन में नहीं है, तो उसने सीन कटवा दिया हो। वो सीन है ही नहीं पिक्चर में, मूवी में वो सीन। एंड ये तो सारी हो गई पास्ट की बातें। अगर प्रेजेंट की बात भी करें तो आजकल अल्फा की शूटिंग के सेट पर भी यही सेम चीज चल रही है। रिपोर्ट्स और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग आलिया अपने को स्टार बॉबी देओल और शर्वरी वाघ से इंटेंसली इनसिक्योर फील कर रही हैं। बॉबी देओल का एनिमल के बाद से विलेन ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया है और आलिया को डर है कि बॉबी उन्हें ओवरशैडो ना कर दे कहीं, इसलिए वो बॉबी देओल के सीन्स को शॉर्ट करवाने की कोशिश कर रही हैं। ऑन द अदर हैंड एक डांस सीक्वेंस में शर्वरी वाघ ने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया कि आलिया को वहां भी अपनी स्पॉटलाइट छिनने का डर सताने लगा। एंड इन्हीं सब इंटरफेरेंस के चलते सेट पर कोल्ड वॉर का माहौल बन गया है और आखिर में आदित्य चोपड़ा को आकर मामला शांत कराना पड़ा। बॉबी देओल जैसे सीनियर एक्टर जो इंडस्ट्री में तब से हैं जब आलिया पैदा भी नहीं हुई थी, उनके साथ ऐसी पॉलिटिक्स खेलना आलिया की डीप रूटेड इनसिक्योरिटीज को एक्सपोज करता है। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो कंटिन्यूसली मिल रही सक्सेस और करण जौहर की ओवर प्रोटेक्शन ने आलिया को ऐसी पोजीशन पर पहुंचा दिया था जहां उन्होंने फेयर प्ले छोड़कर मैनिपुलेशन और लॉबिंग का ट्रैक पकड़ लिया था। दूसरी एक्ट्रेसेस को अपने कनेक्शंस का यूज करके रिप्लेस कराना, जबरदस्ती अवार्ड्स जीतना, फेक पीआर करना और को स्टार्स की स्क्रीन टाइम कटवाना, ये सब बातें अब धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। एंड आज जब करण जौहर का पावर कमजोर पड़ रहा है तो आलिया का भी फेक एम्पायर अब हिलने लगा है, जहां बिग फिल्म्स में उन्हें कंसिडर भी नहीं किया जा रहा है। एंड वहीं उनकी आने वाली मूवीज बजट और ओटीटी रिलीज की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। लोग इसे आलिया का डाउनफॉल और उनका कर्मा बोल रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में एक्टिंग स्किल जरूरी है, लेकिन पब्लिक अब ये भी देखती है कि आप स्क्रीन के पीछे कैसे इंसान हैं। आलिया को शायद अब समझ आ रहा होगा कि सिर्फ कनेक्शंस और मैनिपुलेशन से लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं किया जा सकता है। एंड ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में आलिया इस नेगेटिविटी और डाउनफॉल को कैसे ओवरकम करेंगी। सो दिस वॉज द वीडियो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।